फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो लेक्चर्स विद कंवल। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अकाउंटिंग, बट इट वाज ऑल अबाउट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. But today I would like to discuss with you some of the basic concepts, basic terms. I am not talking about only plus 1 plus 2 students, but also for student of every class. Like आपने देखा होगा अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम कर रहा है या एमकॉम कर रहा है, अगर वो बैलेंस शीट भी बना रहा है तब भी उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होते. कॉन्सेप्ट्स क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि उसके जो बेसिक्स हैं वही क्लियर नहीं है. तो कोई भी एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी है, बैंकिंग है, सीएस में सीपीटी एग्जाम है या सीएस है, उस केस में भी कई ऐसी अकाउंट्स की टर्म्स हैं जो यूज होती हैं, बट द स्टूडेंट्स आर नॉट गो थ्रू दोज टर्म्स. सो ये जो बेसिक टर्म्स हैं ये क्लियर करनी बहुत जरूरी है. ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट गो थ्रू सच काइंड ऑफ द टर्म्स. सो मेरे आज का जो वीडियो लेक्चर है वो इन अकाउंटिंग टर्म्स पे ही बेस्ड है. बट बिफोर स्टार्टिंग दीज टर्म्स आई वुड लाइक टू discuss some of the few concepts and some of the few announcement for you guys. First and foremost is that all my videos are in sequence. अगर आप फर्स्ट वीडियो वॉच करते हो तभी आप नेक्स्ट जो वीडियो है उस तक पहुंच पाएंगे. Like it's just a stage for the beginners who have just started their journey. जिन स्टूडेंट्स ने अपने अकाउंट्स में एक नया स्टेप रखा है, एक अकाउंट्स की दुनिया में स्टेप रखा है, उसके लिए कंपल्सरी है कि वो इन बेसिक्स को ध्यान से पढ़े. बेसिक्स की अगर बात की जाए तो उन बेसिक्स को पढ़ने से पहले जितने भी अकाउंट्स की टर्म्स हैं दैट आर यूज्ड बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ द चैप्टर इन अकाउंट्स, and for those terms, before explaining and going through those terms, I would like to discuss some of the 3 points with you guys. Like all my videos are in sequence. अगर आपको fourth step पे जाना है तो first step जो है वो क्रॉस करना जरूरी है. Like if you want to watch the fourth video, so first video should be clear to all guys. And next step is that जो भी आपका डाउट है और जो भी आपका confusion है वो आप पूछ सकते हैं, बट थ्रू डिस्क्रिप्शन एंड माई यूट्यूब चैनल. एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप मेल पे भी पूछ सकते हैं या फिर आप लोग एक व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भी आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं. सो गाइज प्लीज लिसन टू इट केयरफुली एंड होप फॉर द बेस्ट. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक इज एसेट्स. जैसे ही हमारे दिमाग में आते हैं एसेट की बात तो हम बात करते हैं, या तो हमारे माइंड में एकदम से स्ट्राइक करता है होम, कार और एनी काइंड ऑफ द पर्सनल एसेसरीज. ये सारी की सारी एसेसरीज क्या है? पर्सनल है. बट अगर हम बात करें एसेट की तो एसेट क्या होती है? अगर हम कोई भी गाड़ी या कोई भी घर खरीदते हैं तो उसको खरीदने से पहले हमें कोई ना कोई वैल्यू जो है वो पे करनी पड़ रही है. जो वैल्यू हम पे करते हैं दैट इज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट. ओके, बट बिफोर पेइंग दैट वैल्यू we have to decide which kind of the asset we have to purchase. After paying that value, what kind of the benefit we will receive. हमें कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट मिलने वाला है. अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करती हूँ तो गाड़ी अगर मैं कुछ भी पैसे दे करके उस गाड़ी को परचेज करके ला रही हूँ तो उस केस में उससे मुझे बेनिफिट्स होने वाले हैं. या तो मैं उसको ट्रैवलिंग में यूज कर रही हूँ एंड देयर आर मेनी अदर काइंड ऑफ द बेनिफिट्स. कंफर्ट मिल रहा है. तो कहना ये चाह रही हूँ कि जो एसेट्स हैं उससे किसी ना किसी तरह का जो बेनिफिट है वो डिराइव हो रहा है, लेकिन वो बेनिफिट्स डिराइव इज द अनदर केस. बट हियर इज अ वर्ड रिटन दैट इज वैल्यूएबल. वैल्यूएबल मीन्स इट इज यूजफुल और हेल्पफुल. बट बिफोर वैल्यूएबल वर्ड देयर इज वन वर्ड रिटन दैट इज रिसोर्स. बट इज अ काइंड ऑफ रिसोर्स. इट्स समथिंग विच इज अवेलेबल टू समवन. कोई भी ऐसी चीज जो किसी के पास अवेलेबल है एंड बाय पेइंग सम काइंड ऑफ द कॉस्ट यू कैन अरेंज दैट पर्टिकुलर सोर्स. आप उस सोर्स को अरेंज कर सकते हैं. लाइक बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं लाइक लैंड, बिल्डिंग. बिजनेस को किसी ना किसी तरह से बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट इसमें है रिसोर्स, सेकेंड पॉइंट है वैल्यूएबल, थर्ड पॉइंट है इसमें ऑन्ड बाय द एंटिटी. ऑन्ड बाय द एंटिटी का क्या मतलब है? ऑन्ड मीन्स either ownership or control. Ownership की बात करें तो ownership कैसे होती है? By paying some amount to the seller, we will get the ownership of particular asset. हमें किसी भी asset की अगर ownership लेनी है तो हमें उसका
प्राइस पे करना पड़ेगा ऑन बाय द एंटिटी. एंटिटी मीन्स एनी पर्टिकुलर थिंग विच हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस. लाइक अगर मैं पार्क की बात करती हूँ, पार्क के अंदर दो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं. फर्स्ट बिल्डिंग इज फॉर द जिम एंड अनदर इज फॉर द लाइब्रेरी. सो बोथ काइंड ऑफ द physical existence are providing the different kind of the benefits. different benefits provide कर रहे हैं. लाइक जिम की स्ट्रेचिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, लाइब्रेरी है, बुक्स की फैसिलिटीज अवेलेबल है. तो एक एंटिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर थिंग जिसका एक डिफरेंट एग्जिस्टेंस हो, सेपरेट एग्जिस्टेंस हो, उसको हम एंटिटी कहेंगे. ये जो एंटिटी है बिजनेस के अंदर, ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, मे बी. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. दैट पॉइंट इज एक्वायर्ड एट मेजरेबल कॉस्ट. एक्वायर्ड एट मेजरेबल कॉस्ट. एक्वायर्ड मीन्स गेटिंग दैट पर्टिकुलर एसेट एट अ मेजरेबल. मेजरेबल मीन्स विच कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. सपोज कीजिए मैंने आज कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, तो वो प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है वो कॉस्ट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं. उसका एक पर्टिकुलर प्राइस है. लाइक आई हैव परचेज द गुड्स फॉर 500 rupees. So I can value that amount in the terms of the money. That's why it can be measurable at cost. वो जो एसेट है उसको मैंने खरीदने के लिए एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्राइस पे किया है, वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है. दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट विच द कस्टमर इज विलिंग टू पे टू द सेलर. Okay, so don't get confused with economic value and monetary value. Monetary value is a separate thing. Monetary value means the value which is determined at the particular point where the demand and supply both are equal. Okay, so 4 points मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं. फर्स्ट पॉइंट है रिसोर्स, सेकंड इज वैल्यूएबल, थर्ड इज owned by the entity and the fourth one is acquired at measurable cost. All right, 4 points हम once again revise करने वाले हैं. फर्स्ट पॉइंट इज रिसोर्स, second is valuable, third is owned by an entity and the fourth one is acquired at measurable cost. So we can define the asset is a valuable resource which is owned and controlled by an organization with the expectation of future benefits. यहाँ पे अंडरलाइन किए गए टर्म्स हैं valuable. Valuable means helpful or useful. I am once again revising that particular point, that is valuable. Next is resource, something available to someone, which is owned and controlled. Owned means when I can have the ownership, when I am ready or willing to pay its price. After paying the price, I become the owner of that particular asset. ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल. कंट्रोल मीन्स जब मैंने उस प्रोडक्ट को खरीद लिया, अब मेरा जो कंट्रोलिंग है वो भी है उसके ऊपर, मैं उसको फ्यूचर में बेच भी सकती हूँ. बाय एन ऑर्गेनाइजेशन विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स. फ्यूचर बेनिफिट्स मीन्स अगर मैंने कोई एसेट आज प्रेजेंटली खरीदी है तो जरूरी नहीं कि वो आज ही मुझे उसका बेनिफिट देने वाली है, फ्यूचर में भी मेरे को वो बेनिफिट देगी. सपोज मैंने कोई मशीनरी खरीदी और उस मशीनरी को मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग में. मैन्युफैक्चरिंग में 1 या 2 साल के बाद उस मशीनरी से मुझे प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन के बाद सेलिंग की, तो सेलिंग से बेनिफिट्स होने स्टार्ट हुए. सो वी कैन से एन एसेट can be defined in the terms of future benefits. So it's all about its attributes. Now after discussing these attributes, I am going to discuss with you some of the basic features of asset. If I am talking about its basic feature, तो first point मेरे दिमाग में आता है, it has economic value and future benefit. जैसे कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, इकोनॉमिक वैल्यू इज दैट प्राइस विच द कस्टमर इज विलिंग टू पे टू द सेलर
and maximum amount which he can derive from using that particular asset. Alright, next is the future benefit. फ्यूचर बेनिफिट्स का मतलब है कि फ्यूचर में उससे क्या क्या जो बेनिफिट्स हैं वो होने वाले हैं. लाइक अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट करती हूँ, बैंक में जाकर के कुछ ट्रेजरी बिल्स या कैश डिपॉजिट्स परचेज कर लेती हूँ, तो अगर मेच्योरिटी होगी तो उस मेच्योरिटी पे मेरे को उसका सारा का सारा अमाउंट जो भी इंटरेस्ट है वो फ्यूचर में गेन होगा अगर आज करंटली इन्वेस्टमेंट की जाती है. तो हम ये कह सकते हैं फ्यूचर बेनिफिट, सेविंग हो, करंट हो, या फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो उस पर डेफिनेटली फ्यूचर में हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है. नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं. माय सेकंड पॉइंट इज it includes both personal and corporate assets. चलिए बात करते हैं पर्सनल एंड कॉर्पोरेट एसेट्स की. पर्सनल एसेट्स, as I have already discussed with you guys, that personal assets include the assets which a person owns, like car, mobile, home. So the personal assets varies from person to person. कोई भी पर्सन के पास किसी भी तरह की एसेट है वो उसकी पर्सनल एसेट कहलाती है. लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट एसेट्स की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट एसेट्स आर रिलेटेड विद द बिजनेस एसेट्स. बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं, बिजनेस doesn't only have personal kind of the asset, it has many other assets. We can categorize those assets. मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जो कॉर्पोरेट एसेट्स हैं उनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं. फॉर टुडे द कॉर्पोरेट एसेट्स में हम ले सकते हैं करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट्स. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट helps in reducing expenses and increases the sales of the company. The sales of the company. अब आप लोग कहेंगे कि you have written that it helps in reducing the expenses. expenses कैसे कम हो जाते हैं इससे? अगर मैं एसेट्स की बात करती हूँ तो करंट एसेट्स में कैश भी आता है. कैश को बिजनेस क्यों यूज कर रहा है? अपनी जो एक्सपेंसेस हैं वो पे करने के लिए. मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल काइंड ऑफ द एक्सपेंसेस. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हियर आई हैव रिटन इंक्रीजेस द सेल्स ऑफ द कंपनी. एसेट्स क्या करती हैं? कंपनी की सेल्स को इंक्रीज करती हैं. जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का. अगर मशीनरी लगाई जाती है, आज प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है 1-2 साल के अंदर, तो वैसे ही हमें क्या होगा, उससे सेल्स होनी स्टार्ट हो जाएगी. तो वो कंपनी की सेल्स को इंक्रीज करती है. बट मशीनरी का भी एक टाइम पीरियड होता है. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं. ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू is the fourth point is it has scrap value. Scrap value. The word is scrap. Scrap का क्या मतलब है? Scrap means scrap का मतलब है कि आज जो गाड़ी परचेज की जा रही है वो गाड़ी 1 या 2 साल के बाद उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी. उसमें वीर एंड टियर लाइक रिपेयर्स कराएंगे. उसकी जो कॉस्ट 2 साल 3 साल पहले खरीदी उसकी वैल्यू 3 साल या 4 साल के बाद सेम नहीं रहने वाली. तो उसको फिर जो रीसेल वैल्यू पे करेंगे 3 या 4 साल के बाद, सेल करने के बाद my mind get changed maybe, so I would like to sell that asset after 2 or 3 years and want to purchase a new asset. So in that time when I would like to sell that old car, so the value I will realize in the future is known as scrap value. वो उसकी scrap value होगी जो मुझे 2 या 3 साल के बाद उसको बेचने पे मिलने वाली है. Okay friends, so I am going to again discuss those 4 points with you guys. The first and foremost is economic value. Economic value क्या होती है? उसकी cost.
मैंने इसको खरीदा, उसके लिए मुझे उसको पे करना पड़ा। एंड फ्यूचर बेनिफिट्स, फ्यूचर बेनिफिट्स जितना भी मुझे फ्यूचर में उससे कैश बेनिफिट्स भी मिल सकता है, नॉन कैश बेनिफिट भी मिल सकता है। इट इंक्लूड्स बोथ पर्सनल एंड कॉर्पोरेट एसेट्स। जरूरी नहीं है इसमें सिर्फ पर्सनल एसेट्स ही लेंगे, इसमें कॉर्पोरेट एसेट्स भी आती हैं। थर्ड पॉइंट जो इसमें है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस, इससे कम होते हैं और सेल्स कंपनी की इंक्रीज होती है। द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज इट हैज स्क्रैप वैल्यू। इसकी क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू होती है, रीसेल करने पे जो वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन को मिल सकती है। इट्स ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ assets. Okay, so it's all about the features. Once again, I'm going to discuss with you the 4 points. The first one is, as written on the board, economic value. The second is benefits, not only cash but non-cash also. The third one is it has scrap value, and the fourth one is it is categorized or divided into personal and non-personal. Non-personal is business assets. Okay guys, so listen to my lecture very carefully. In my next lecture, I am going to discuss with you the categories of the assets. कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या categories हैं, उनकी क्या क्या features हैं individually, और उनको कैसे बिजनेस में यूज किया जाता है। सो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सो हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय।